हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे ओटी टेक्नीशियन हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या चाहे वो हमारा एम्स हॉस्पिटल हो या फिर डीएसएसबी हो। तो उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा सा हमारा जो चैनल है ओटी टेक्नीशियन क्लासेस, वो भी अपना योगदान देना चाहता है। तो हम कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं आपको। तो आपका बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बेहद काम आएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल ये कहता है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, द पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू दोज पेशेंट हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम। तो सवाल ये है कि जो पैरासीटामोल है हम उन पेशेंटों में क्या दे सकते हैं जो इस बीमारी से रिलेट करते हैं। जैसे कि ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए में है लीवर डिसऑर्डर। ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में है किडनी डिसऑर्डर। और ऑप्शन अगर सी की मैं बात करूं तो वो है लंग डिसऑर्डर। या फिर ऑप्शन डी की मैं बात करूं, जीआईटी डिसऑर्डर। दोस्तों, पहले नंबर हमें पता होना चाहिए कि ऑप्शंस जो हमारे सामने दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से एक तो राइट होने वाला है, ये तो क्लियर है। लेकिन वो बाकी के जो तीन है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, पहले डी से शुरू करता हूँ मैं। तो जीआईटी डिसऑर्डर क्या होता है? जीआईटी बोले तो जीआईटी की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर है? तो यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिसऑर्डर है, उसमें कोई समस्या है क्या, उसमें पैरासीटामोल दे सकते हैं या नहीं, हम आगे बताते चलेंगे किस में दे सकते हैं और किस में नहीं। तो इसमें दे सकते हैं जीआईटी वाले में। और दूसरा है लंग डिसऑर्डर, इसमें भी दिया जा सकता है। लंग्स बोले तो फेफड़े, इस तरीके की जो बीमारी होती है फेफड़े से रिलेटेड, उसमें भी पैरासीटामोल को दिया जा सकता है। और तीसरी किडनी डिसऑर्डर, यानी जो ऑप्शन बी में दिया हुआ किडनी डिसऑर्डर, उसमें भी दे सकते हैं। किडनी नॉट फंक्शनिंग या कोई प्रॉब्लम है किडनी में, तो उसमें भी पैरासीटामोल दी जा सकती है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए लीवर डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, या चाहे एक्यूट है या क्रोनिक लीवर डिसीज है, तो उसमें पैरासीटामोल को कई कंडीशंस में अवॉइड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल कहता है, पैरासीटामोल मेडिसिन ड्रग इज। पैरासीटामोल जो मेडिसिन है वो क्या है? तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए में है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन ए में एंटीपायरेटिक, या ऑप्शन बी में है एंटीटेसिव, और ऑप्शन सी में है एंटी एस्थेटिक, और ऑप्शन डी में है एंटी एमेटिक्स। हमें पता होना चाहिए कि जो सारे ऑप्शन है उनमें से कौन सा राइट है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो एंटीपायरेटिक क्या होता है? डिक्रीज द फीवर। अगर फीवर है तो उसको डिक्रीज करती है, तो उस कैटेगरी को बोला जाता है एंटीपायरेटिक। और ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं एंटीटेसिव, एंटीटेसिव क्या होता है कि कफ से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, कफ से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, तो उस जो कैटेगरी को बोला जाता है उसको एंटीटेसिव बोला जाता है। और ऑप्शन सी है एंटी एस्थेटिक, ये कुछ होता ही नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से डाला हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ऑप्शन डी है एंटीएमेटिक्स। एंटीमेटिक्स जो कैटेगरी होती है वॉमिटिंग से रिलेटेड जो दवाइयां दी जाती हैं उनको एंटीमेटिक्स बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन में जैसे जैसे मैंने खुल के बताया तो आंसर क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर, एंटीपायरेटिक कैटेगरी की पैरासीटामोल ड्रग है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द एस्पिरिन। तो सवाल पूछ रहा है हमसे कि इन जो हमने फॉलोइंग जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट है एस्पिरिन के साथ। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए में दिया गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी में दिया गया है कॉन्स्टिपेशन, और ऑप्शन सी में दिया गया है नाइस्टेगेमस, और ऑप्शन डी में दिया गया है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो दोस्तों, हमारा सिंपल सा फंडा वही है कि हम सारे ऑप्शंस को क्लियर स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कुछ होता नहीं है। मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो होता है, यूरिनरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, यूटीआई हो सकती है या एलर्जी हो सकती है, कुछ भी अगर यूरिनरी ट्रैक से इन्फेक्टेड कोई भी समस्या है तो उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोला जाएगा। तो ये ऑप्शन डी है। और ऑप्शन सी में है नेस्टिगमस। नेस्टिगेमस में क्या है कि आईज के पास, यानी ऑप्टिक नर्व और रेटिना के अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको नेस्टिगमस बोला जाता है। तो इसका जो सी है वो है। और ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिपेशन, या कॉन्स्टिपेशन बोले तो कब्ज, क्या एस्पिरिन कब्ज करती है। या फिर ऑप्शन ए की बात करूं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो दोस्तों, इसमें जो है ये तीनों जो हैं कॉन्स्टिपेशन, नेस्टिगमस और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनमें कोई साइड इफेक्ट एस्पिरिन के साथ नहीं देखा जाता। और जो साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट देखा जाता है वो होता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। कई बार इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है एस्पिरिन के साथ।
तो ये कॉमन साइड इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है फंक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो ड्रग्स है उसका फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन ए में है एनाल्जेसिक है क्या वो, ऑप्शन बी में है एंटी इन्फ्लामेटरी है, और ऑप्शन सी में एंटी प्लेटलेट है क्या, या फिर ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्लियर करते चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन ए में पूछा गया एनाल्जेसिक है क्या, तो हाँ थोड़ा बहुत उसका रहता है इफेक्ट के एनाल्जेसिक है। एंटी इन्फ्लामेशन भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी ड्रग्स है एस्पिरिन। कई बार इन्फ्लामेशन अगर बॉडी के अंदर कहीं होती है तो उसको उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प करती है, तो एस्पिरिन ये भी इसका काम है। और एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट से रिलेटेड कोई है तो प्लेटलेट में भी हेल्प करती है एस्पिरिन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो फार्माकोनी डायनेमिक्स है वो जो स्टडी कर रही है, इन्वॉल्व स्टडी है, इनमें से कोई एक नहीं, एक्सेप्ट बोल रहा है इसमें कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए में बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, और ऑप्शन बी में अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, और ऑप्शन सी में है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, और ऑप्शन डी में है ड्रग इंटरेक्शन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, और इसके आपने सुना होगा या पढ़ा होगा साथ में, एक फार्माकोनेटिक्स भी होती है और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अगर हम फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या करती है, हमारी फार्माकोडायनेमिक्स करती है कि जो ड्रग है वो बॉडी में इफेक्ट करती है, और वहीं फार्माकोनेटिक्स में क्या करती है कि जो बॉडी है वो ड्रग पे इफेक्ट करती है। सिंपल सा मैं छोटा सा आपके लिए लेके आते हैं 2 लाइन, कि आप 2 लाइन में मतलब हैं तो कहने को 2 लाइन लेकिन बहुत कुछ समझाती है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है कि ड्रग जो है वो बॉडी में इफेक्ट कर रही है, बॉडी में वर्क कर रही है, और फार्माकोनेटिक्स क्या है कि जो बॉडी है वो ड्रग में इफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि जो इसने पूछा है फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं लेके आया हूँ, वो कहता है आपसे मोरफिन शुड नॉट बी यूज्ड इनटू व्हिच फॉलोइंग कंडीशन। मोरफिन शुड नॉट बी यूज्ड इनटू व्हिच फॉलोइंग कंडीशन। अब मोरफिन क्या होता है, मोरफिन जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन पे जाने से पहले हमें मोरफिन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो क्वेश्चन के साथ पढ़ते पढ़ते में ही आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है कि मोरफिन जो है वो शुड नॉट बी यूज्ड इनटू व्हिच फॉलोइंग कंडीशन। जो मोरफिन है वो कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले नंबर हमें मोरफिन का पता होना चाहिए। मोरफिन क्या होती है, मोरफिन होता है कि नार्कोटिक ड्रग होती है। अब इसमें जो ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं तो ऑप्शन ए में दिया गया पल्मोनरी इडीमा। पल्मोनरी जो इडीमा होता है क्या उन पेशेंट में इसको दे सकते हैं, इज नॉट यूज, शुड नॉट बी यूज। पल्मोनरी इडिमा वाले में नहीं दे सकते हैं क्या, या फिर एंजीना वाले में नहीं दे सकते हैं क्या, या ऑप्शन सी में कार्डियक अस्थमा वाले में नहीं दे सकते हैं क्या, और ऑप्शन डी में ब्रोंकियल अस्थमा। तो हमें सिंपल सी बात है कि मोरफिन के साइड इफेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। मोरफिन क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है और हाइपोटेंशन करता है। तो इसमें अगर बात की जाए पल्मोनरी इडिमा, तो इससे कोई लेना देना है नहीं इसका। पल्मोनरी इडिमा वाले पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं। एंजीना यानी कि अगर चेस्ट से रिलेटेड कोई, चेस्ट में यानी हार्ट में कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम मोरफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्शन सी में कार्डियक अस्थमा यानी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम मोरफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं कर सकते। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या है कि ब्रोंकियल अस्थमा होगा तो खुद उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीजें उसको ऑलरेडी हो रही हैं, ब्रेडिकार्डिया है। तो ये क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है और हाइपोटेंशन करता है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होने वाला होगा वो होगा ब्रोंकियल अस्थमा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट, यानी सवाल को समझना है। तो अगर केमिकल डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो ऑप्शन ए में ग्लूटाल्डिहाइड, और ऑप्शन बी में लाइसोल, और ऑप्शन सी में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर ऑप्शन डी में एथिलीन ऑक्साइड। ग्लूटाल्डिहाइड को आप जानते होंगे, उसको पूरा बोला जाता है कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड, जिसको बोला जाता है ब्रांड नेम है उसका, साइड एक्स भी बोला जाता है। और आइसोप्रोपाइल की बात करें तो जो आपने स्प्रीट और हैंड ड्राइव आजकल यूज कर रहे हैं उसके अंदर ही आपने लिखा हुआ रहता है, और लाइसोल भी आपने जानते ही हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है एथिलीन ऑक्साइड, यानी कि ईटीओ। ये एक प्रोसेस होता है ईटीओ करने का, ये कोई केमिकल डिसइंफेक्टेंट
यानी कि कोई इस तरीके से लिक्विड में केमिकल डिसइंफेक्टेंट नहीं है, एक गैस है एथिलीन ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है EtO एथिलीन ऑक्साइड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल कहता है हमसे ए कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन। आप सवाल को समझना, सवाल हमसे पूछ रहा है कि कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन फ्री होती है वो कंडीशन। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया एसेप्सिस, और ऑप्शन बी में दिया गया एंटीसेप्सिस, और ऑप्शन सी में दिया गया पैथोजेनिस, और ऑप्शन डी में दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें, देखो एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस होता है किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री, या फिर हम इन्फेक्शन से फ्री भी बोल सकते हैं, जिसमें आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो, लाइक बैक्टीरिया हो, स्पोर्स हो, इन सबको किल कर देती है। मतलब किल मीन्स कि वो सब मौजूद नहीं होते हैं, तो एसेप्सिस कहलाती है। और एंटीसेप्सिस क्या होती है कि बड़ी चीज़ें तो खत्म है, लेकिन हो सकता है कि मे बी स्पोर्स उसमें पाए जाएं, तो पैथोजेनिक में भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एसेप्सिस। वो एसेप्सिस क्या है कि इन्फेक्शन फ्री है। क्लियर है दोस्तों? या फिर हम बोल सकते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फ्री है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सेंसिटिविटी टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड विद। जो हम आप सेंसिटिविटी से जानते होंगे कि कुछ आप हॉस्पिटल में या आपने बाहर देखा होगा कि एक सेंसिटिविटी चेक करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, छोटा सा है, यहाँ पे एक निशान, इंजेक्शन देने के बाद गोला काट दिया जाता है, तो वो सेंसिटिविटी चेक करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है कि इनमें हमसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिसके साथ हमें सेंसिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन ए है जाइलोकेन, ऑप्शन बी है एम्पिसिलिन, और ऑप्शन सी है एड्रेनालिन, और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। देखो जाइलोकेन के साथ भी सेंसिटिविटी चेक करने की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। और एम्पिसिलिन ये एंटीबायोटिक है, इसमें भी जरूरत पड़ती है। और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन, इसमें भी जरूरत पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या करती है कि देखो इन सब दवाइयों से अगर कोई सीवियर साइड इफेक्ट होता है या कोई भी अराइथमियाज होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो एड्रेनालिन उसमें हम दे सकते हैं। तो एड्रेनालिन के साथ हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ती है सेंसिटिविटी चेक करने की, डायरेक्ट दिया जा सकता है। लेकिन ये बाकी के जो 3 ऑप्शन है, जाइलोकेन है या एमिपेसिलिन है या पेनिसिलिन है, इनमें टेस्ट डोज देने की जरूरत पड़ती है। क्लियर दोस्तों? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। न्यूस्टिजिमिन कैन कॉज। न्यूस्टिजिमिन जो होती है रिवर्सल की जो ड्रग्स, यानी कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को एक्सटुबेट करते टाइम जो दवाई दी जाती है उसको बोला जाता है न्यूस्टिजिमिन। लेकिन कई जगह पर मायोपाइलेट करके भी आती है। लेकिन अगर न्यूस्टिजिमिन क्वेश्चन बन के आ रहा है तो न्यूस्टिजिमिन कैन कॉज, अगर न्यूस्टिजिमिन क्या कॉज कर सकती है, तो ऑप्शन ए है ब्रेडिकार्डिया कर सकती है क्या, ऑप्शन बी है कार्डियक अरेस्ट कर सकती है क्या, ऑप्शन सी है ब्रोंकोस्पाज्म कर सकती है क्या, और ऑप्शन 9 है, सॉरी ऑप्शन सी है ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव है क्या, या फिर ऑप्शन ई हो गया नन ऑफ द अबव है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखो कई कंडीशन कॉज का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपने वो ड्रग्स है वो जाते ही ये सारे काम करेगी। ये कई बार मे भी कुछ % चांसेस होते हैं कि शायद वो ऐसा कर जाए, या फिर उसके साथ ये हो सकता है कि वो ऐसा करे। तो ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया भी कर सकती है न्यूस्टिजिमिन, और कार्डियक अरेस्ट भी कर सकती है न्यूस्टिजिमिन, और ब्रोंकोस्पाज्म। तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। वो मे भी कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल है। और आखिरी सवाल पर जाने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे और भी कलीग्स हैं या जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी OT टेक्नीशियन है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और उनको चाहिए कि OT से रिलेटेड कुछ MCQ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और चलते अगले और लास्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, लास्ट सवाल, कि लिग्नोकेन जो ड्रग्स है वो क्या है। ऑप्शन ए है मसल्स रिलैक्सेंट है क्या, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक है क्या, या फिर सी है लोकल एनेस्थेटिक है क्या, या फिर नन ऑफ द अबव डी में। तो दोस्तों लोकल क्या है, लोकल जो होती है लोकल एनेस्थेटिक जो है वो लिग्नोकेन होती है। जिसको लिग्नोकेन को आप जानते होंगे, जाइलोकेन के नाम से भी कई बार आती है, लिडोकेन के नाम से भी कई बार आती है, लिग्नोकेन जेली भी होती है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक बोला जाता है इसको। तो ये ना ही ये मसल्स रिलैक्सेंट है, ना ही एंटीबायोटिक्स है, और यही 2-3 ऑप्शन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकल एनेस्थेटिक। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपके हो सकता है कि मे भी काम आए इन फ्यूचर, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।